और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की प्रस्तावित प्रवासी प्रभारी सूची, चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की प्रस्तावित प्रवासी प्रभारी सूची, शकूर बस्ती का सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रवासी प्रभारी बनाया गया है। यह सूची जारी की गई है दरअसल। और बड़ी खबर इस वक्त की, शकूर बस्ती में जिम्मेदारी दी गई दामोदर अग्रवाल को और यहां पर आरकेपुरम की जिम्मेदारी है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा द्वारका का जिम्मा संभालेंगे और साथ ही साथ अतुल भंसाली को भी जिम्मेदारी दी गई है। उधर ज्योति मिर्दा को नजफगढ़ का प्रवासी प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर के प्रवासी प्रभारियों की सूची जारी की गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा को द्वारका का जिम्मा दिया गया है। विधायक अतुल भंसाली को त्रिनगर का जिम्मा मिला है। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता विश्वासनगर की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रवासी प्रभारी के तौर पर और ज्योति मिर्दा नजफगढ़ की प्रवासी प्रभारी होंगी, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शकूर बस्ती में सांसद दामोदर अग्रवाल प्रवासी प्रभारी बनाए गए हैं। करेंगे शुरुआत जहां पर जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में सौंप दी गई है। यह सर्वे रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मिले हैं। मंदिर की आकृति पर प्लास्टर पेंट मिला है। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलने के सबूत मिले हैं। 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिलने का भी दावा है। सूत्रों के मुताबिक गुंबद के हिस्से को प्लेन किया गया है। साथ ही आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा कुआं बाहर है। आपको बता दें कि 19 और 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किया गया था। दो डेट पर सर्वे किया था। फर्स्ट सर्वे हमारा 19 नवंबर को हुआ था, सेकेंड सर्वे 24 नवंबर को हुआ था। दोनों सर्वे में जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया है। तो संभल में जिस जमीन को लेकर सियासत हो रही थी, वक्फ का जमीन होने का दावा किया जा रहा था, ओवैसी सवाल उठा रहे थे। उस पुलिस चौकी की जमीन का कोई दावेदार नहीं मिला है। संभल के डीएम ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि 1929 में बने वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। फिलहाल जारी सियासत के बीच संभल की सबसे ताजा रिपोर्ट देखिए। संभल में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच जारी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। जैसे जैसे खुदाई हो रही है, वहां सनातन के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। महमूद खान सराय में एक और कुआं मिला है। दावा है कि ये कुआं चामुंडा मंदिर का है, जो काफी समय से बंद था। प्रशासन ने अब इसकी खुदाई शुरू कर दी है। ये कुआं करीब 150 साल पुरानी बताई जा रही है। इधर संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई है। सत्यव्रत चौकी के नाम से होर्डिंग भी तैयार है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहाँ पर रात को छत डाली जा रही है, जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर संजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। जिस जमीन पर चौकी बन रही है उसको वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही थी। अब डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच के लिए एसडीएम और सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ के संपत्ति खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। देखिए, जो वक्फ कानून है 1995 वो स्पष्ट कहता है कि एक बार वक्फ होने के बाद उसकी खुर्द-बुर्द या नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे संज्ञान में भी आया है कुछ प्रॉपर्टीज का, और उनकी हम जांच भी कर रहे हैं। पहले चौकी निर्माण पर सवाल तो अब ओवैसी ने कहा है कि पहले काशी, अब संभल और आगे इन लोगों की नजर मथुरा ईदगाह मस्जिद पर है।
उन्होंने कहा कि काशी में मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया, मथुरा की ईदगाह भी खतरे में है, जिसका मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समर्थन किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, ज्ञानवापी मस्जिद बनारस और ईदगाह मस्जिद मथुरा, जामा मस्जिद संभल के ताल्लुक से मैं उसका समर्थन करता हूं। दरअसल संभल पर सियासत कई दिनों से चल रही है। अब पुलिस चौकी निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस चौकी निर्माण को सपा सांसद ने भी सही करार दिया है। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ओवैसी पर निशाना साधा है। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ये लोग चाहते हैं कि वो धार्मिक रूप से पढ़कर खाली उड़ा दे। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। वहीं ओवैसी के बयान पर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ओवैसी समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इसमें ओवैसी की दखलंदाजी देना ठीक नहीं है। ओवैसी तो कहता है कि पूरा देश ही बब बोर्ड का है, तो क्या पूरा देश ही बब बोर्ड को दे दिया जाएगा? इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ जो जमीन है वो कल्कि भगवान की जमीन है, और कल्कि भगवान की जमीन पर यदि कल्कि के भक्तों की रक्षा के लिए पुलिस चौकी बनाई जाती है तो कोई गलत नहीं है। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को कि वो जो भी बोलते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विष उगलने का प्रयास करते हैं समाज में। मुसलमान ही एक ऐसा धर्म है जो हर जगह हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिरों को, मठों को कब्जा करके उसके ऊपर अपना वो बनाया हुआ है। फिलहाल संभल में प्रशासन अपना काम कर रहा है, खुदाई चल रही है। जिस रफ्तार में सनातन सबूत निकल रहे हैं, उसी के पैरेलल सियासत भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात महाकुंभ की, क्योंकि संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी अब एंट्री कर चुके हैं। शैव परंपरा के मुताबिक यहां श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई जब हुई तो पूरा शहर झूम गया। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज का महीना आ चुका है। अब से 12 दिन बाद महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। 13 जनवरी से संगम स्नान का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। महाकुंभ में अखाड़ों में नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। अखाड़ा नगर में बसाई गई अखाड़े की छावनी में लगातार अखाड़े की छावनी प्रवेश हो रहा है। इसी कड़ी में शैव परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा दस्तान नागा सन्यासी के जो रमता पंच है वो इस शोभा यात्रा में सबसे आगे चल रहे हैं, और जो नागा सन्यासी है वो घोड़ों पर सवार है, बैंड बाजे के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तमाम जो यहाँ पर सन्यासी परंपरा के लोग हैं वो यहाँ पर आगे आगे चल रहे हैं। वहीं अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिले। अटल अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा बख्शी बांध स्थित आश्रम से शुरू होकर दारागंज की गलियों से होती हुई महाकुंभ छावनी में प्रवेश कर गई। साल में हमारी जो है छावनी प्रवेश हो रहा है, उसके बाद में जो है शाही स्नान करेंगे। सभी लोग जो है यहाँ आए, सबसे जो है पूरे सनातन धर्म मेरा अनुरोध है, सब जो है महाकुंभ में पधारे। छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी। इसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानन की पालकी ट्रैक्टर पर बने रथ पर सवार थी, जिसका लोग दर्शन कर रहे थे। इसके ठीक पीछे अखाड़े के नागा साधु घोड़े पर सवार होकर और पैदल चलते हुए अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते, जय घोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे।
इसके पीछे जम्मू कश्मीर से आए हुए 200 से ज्यादा वेद पाठी हाथों में भगवा झंडा लेकर इस शोभा यात्रा में शामिल थे। ये सभी वेद पाठी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पेशवाई में दर्जनों बैंड पार्टियां भक्ति गीतों की धुन पेश कर रही हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा शाही रथों पर रख के चांदी के सिंहासन पर छत्र छड़ी और चंवर के साथ विराजमान थे। अखाड़े के संत महात्मा शाही रथों पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। जो योगी सरकार की महाकुंभ को लेकर तैयारियां हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर जो साधु संत हैं, जो अखाड़े के महंत हैं, महंत बलराम भारती, वो बेहतर बता रहे हैं। अब छावनी में प्रवेश के बाद तमाम जो नागा सन्यासी हैं वहीं पर धूनी रमाएंगे, भक्तों को, श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। तो लगातार तमाम अखाड़ों की इसी तरह से शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो उधर पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेताओं के बीच आपस में ही संग्राम छिड़ गया। वाकया उस वक्त का जब पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर दो गुट आपस में भिड़ गए। आलम यह हो गया कि लाठी चार्ज की नौबत आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। स्थापना दिवस पर भिड़े टीएमसी नेता। अराबुल इस्लाम और शौकत मोल्ला के समर्थकों में संग्राम। पार्टी के झंडे पर बढ़ा विवाद। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके की हैं, जहां टीएमसी के स्थापना दिवस के मौके पर बवाल मच गया। गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई ने इस कदर तूल पकड़ा कि पुलिस को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विवाद की जड़ बने टीएमसी के दो नेता, अराबुल इस्लाम और शौकत मोल्ला। बताया जा रहा है कि विवाद उस वक्त बढ़ा जब अराबुल इस्लाम ने पार्टी का झंडा फहराया और इसी दौरान वहां खड़े शौकत मोल्ला के समर्थकों ने अराबुल और उनके समर्थकों पर हमला बोल दिया। पुलिस की मौजूदगी में शौकत मोल्ला के समर्थकों ने न सिर्फ अराबुल इस्लाम के पोस्टर हटाए बल्कि उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आनन फानन में अराबुल इस्लाम को मौके से भागना पड़ा, जबकि पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। अराबुल इस्लाम का आरोप है कि शौकत मोल्ला के इशारे पर यह हमला किया गया। गाड़ी भेंगे আরাবুল ইসলামের উপরে আক্রমণ করে আরাবুল ইসলামকে তৃণমূল থেকে হটানো যাবে না, যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তৃণমূলের ঝান্ডা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ আদেশ মেনে ততদিন আমি চলবো। যারাই গাড়ি ভাঙুক আর আমার উপরে আক্রমণ করুক, এটা পরিকল্পনা করে করেছে। যাচ্ছে কে কোথায় কি করছে এটা আমাদের খুব বেশি জানা নেই। আপনাদের কাছে যখন শুনলাম আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখবো। আরাবুল ইসলাম তো আপনাদেরই দলেরই একজন। কে আরাবুল ইসলাম আমাদের দলের কোনো জায়গায় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় দিদি এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। टीएमसी में हुई इस भिड़ंत पर मंत्री फिरदास हकीम का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए नसीहत जारी की है। সুতরাং আমি বলবো না যে তৃণমূল কংগ্রেস যারা করছে তারা গঙ্গা জলে চান করে এসছে। মাথা গরম মানুষ আছে, তাদেরও বোঝাতে হবে। আবার নিশ্চিতভাবে অসৎ মানুষ আছে, তাদের থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। এবং আমাদের নেতৃত্ব সেদিন সন্দেশখালীতে বললেন। टीएमसी में छिड़े इस संग्राम ने पार्टी की अनुशासन की नीतियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो भी तब जब विपक्ष की तरफ से टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर सवाल किए जाते रहे। और अब बात पहाड़ों की, जहां पर नए साल के मौके पर भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी देखी जा सकती है। कश्मीर में
आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिखाई दे सकता है। उधर उत्तर भारत की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो यूपी, दिल्ली समेत दूसरे इलाके ठंड के आगोश में आ गए हैं। मैदानी इलाकों में लगातार शीतलहर चल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी से पहाड़ों में सफेदी छाई हुई है। शीतलहर मुश्किल खड़ी कर रही है तो वहीं मैदानों में भी ठंड का असर दिख रहा है। नए साल की शुरुआत में उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर चल रहा है तो वहीं राजधानी दिल्ली, लखनऊ सहित पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी से पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तापमान -10 डिग्री जा चुका है। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। वादियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में है, जिसकी वजह से बिजली, पानी की सप्लाई में दिक्कतें भी आने लगी हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं जो बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का मौसम आगे भी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। एवलॉन्च की भी चेतावनी जारी की गई है। पूरी घाटी में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। बर्फबारी से कई रास्ते बाधित हैं। मुगल रोड में बर्फ गिरने से यातायात बहाल होने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का पारा भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री गिरकर 2 से 5 डिग्री तक चल रहा है। लेह में न्यूनतम तापमान -11 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -8.4, काजीगुंड में -7.5, श्रीनगर में -3.5 डिग्री तक चला गया। बांदीपोरा में भी मौसम खराब चल रहा है। बर्फ ने सड़कों पर डेरा जमा लिया है। मोटी मोटी परत बिछी हुई है। घर बर्फ से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी परेशानी का सबब भी बन रही है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि इस बार समय पर बर्फबारी हो रही है, जिससे सेब की पैदावार भी अच्छी हो सकेगी। बात कुपवाड़ा की भी करते हैं, जहां बर्फबारी के बाद कई सड़कें जम गई हैं। सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन कुपवाड़ा में लगातार सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर का पटनी टॉप बर्फबारी के बाद से गुलजार है। सैलानी बड़ी तादाद में पटनी टॉप पहुँचे और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। बर्फबारी को देखकर सैलानियों की चेहरे खिल उठे। वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कारोबारी भी खुश हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर में अभी और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। श्रीनगर के डल झील का कुछ हिस्सा जमा हुआ है। हालांकि झील में कुछ हिस्से में शिकारे चल रहे हैं। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अराउंड माइनस तो नहीं, बट 0 के आसपास तो होगा टेम्परेचर। तो अच्छी खासी ठंड है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा मतलब एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 6 दिन से तो हमें स्नोफॉल तो देखने को मिला नहीं, बट हम लोग होप कर रहे थे कि स्नोफॉल देखने को मिल जाए। बट जब हम सो के उठे तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ वाइट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। एंड मैं दिल्ली से आया हूँ, तो हमेशा से ड्रीम था कि कश्मीर एक्सप्लोर करूँगा कभी। सो यहाँ आए एंड ड्रीम मतलब सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। डोडा में बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान माइनस में जाने से वाटरफॉल ही जम गया है। वहीं जगह जगह जमी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से हर जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़क, मकान की छत और पेड़ सब बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। एक तरफ पहाड़ों में भारी बर्फबारी दिख रही है, तो वहीं मैदानों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है, जो ठंड को और बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा असर है ठंड का। ठंड में हाथ ही सुन पड़े हैं, हाथ काम ही नहीं कर रहा।
इस करके काम हो नहीं रहा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। उठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है। हालात गंभीर है, बहुत ठंड, कोहरा भयंकर चल रहा है। किस तरह का? भयंकर वाला है। किस तरह की परेशानी हो रही है? बच्चों को छोड़ने में, आने जाने में ठंड तो काफी है ही है। दिल्ली में कम विजिबिलिटी की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से विमानों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। यूपी, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब कोहरे की आफत आने वाली है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अगर कोहरे का असर बढ़ेगा तो उसका असर भी राजधानी दिल्ली में दिखेगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे हूं और इंडिया गेट पे यहाँ देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी बेहद कम है। यहाँ पर देखा जा सकता है विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली की सर्दी की अगर बात करें तो लोग आनंद ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी अपने पांव जमा रहा है। अयोध्या सुबह सुबह कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया। कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात भी प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। अभी कुछ दिन शीतलहर का दौर इसी तरह चलता रहेगा, जिससे ठंड अभी और इम्तिहान लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के प्रस्तावित प्रवासी प्रभारी सूची, चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की प्रस्तावित प्रवासी प्रभारी सूची, शकूर बस्ती का सांसद दामोदर अग्रवाल को प्रवासी प्रभारी बनाया गया है। यह सूची जारी की गई है दरअसल, और बड़ी खबर इस वक्त की, शकूर बस्ती में जिम्मेदारी दी गई दामोदर अग्रवाल को और यहां पर आरकेपुरम की जिम्मेदारी है चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा द्वारका का जिम्मा संभालेंगे और साथ ही साथ अतुल भंसाली को भी जिम्मेदारी दी गई है। उधर ज्योति मिर्धा को नजफगढ़ का प्रवासी प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली चुनाव को लेकर के प्रवासी प्रभारियों की सूची जारी की गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा को द्वारका का जिम्मा दिया गया है। विधायक अतुल भंसाली को त्रिनगर का जिम्मा मिला है। पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता विश्वासनगर की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रवासी प्रभारी के तौर पर, और ज्योति मिर्धा नजफगढ़ की प्रवासी प्रभारी होंगी, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शकूर बस्ती में सांसद दामोदर अग्रवाल प्रवासी प्रभारी बनाए गए हैं।